हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज अपने लेक्चर नंबर 9 में बात करने वाले थे धात्विक त्रिज्या की। तो अभी अपन बात करेंगे धात्विक त्रिज्या। मेटेलिक रेडी। सेकंड, मेटेलिक रेडी, जिसको RM भी कह सकते हैं, धात्विक त्रिज्या। इससे पहले अपने सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। धात्विक त्रिज्या क्या होती है? तो देखो, जब धात्विक बंध बनते हैं ना, तो एटम एक दूसरे के सिर्फ संपर्क में होंगे। एटम एक दूसरे के केवल संपर्क में होंगे। देखो कैसे, आप इस चीज को यूं समझो, ये एटम हो गया, राइट, और ये दूसरा एटम हो गया। तो ये एटम एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट में है। ये पहला एटम आ गया और ये आपका दूसरा एटम। तो ये एटम एक दूसरे को सिर्फ क्या कर रहे हैं? कांटेक्ट में रख रहे हैं। और ये दोनों क्या हो गए? दोनों एटम के नाभिक। और इनके बीच की ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस D, ये आपकी हो गई अंतरा नाभिकीय दूरी। अंतरा नाभिकीय दूरी, यह आपकी क्या आ गई? अंतरा नाभिकीय दूरी। फिर ये अंतरा नाभिकीय दूरी की आधी दूरी बोल सकते हैं इसको, ये दूरी। यह आपकी आ गई R मेटेलिक। और वास्तविक त्रिज्या भी यही है, क्योंकि ये संपर्क में है सिर्फ, तो R एक्चुअली भी यही है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं ना कि धात्विक त्रिज्या लगभग बराबर होती है R एक्चुअल वास्तविक त्रिज्या के। माइंड इट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धातु परमाणु एक दूसरे के सिर्फ संपर्क में है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? धात्विक क्रिस्टल में दो नजदीकी परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी की आधी दूरी धात्विक त्रिज्या कहलाती है। धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अंतरानाभिकीय दूरी की आधी दूरी धात्विक त्रिज्या कहलाती है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। एक चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, वो क्या? इसका मतलब है R जो मेटेलिक है वो बड़ी है किससे? R कोवेलेंट से, क्योंकि ये तो अतिव्यापन से मिलती रही, यहां सिर्फ संपर्क है। माइंड इट। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर एक चीज का याद रखना, धात्विक त्रिज्या पैकिंग पे डिपेंड करती है। आप क्या कहोगे? जो धात्विक त्रिज्या होती है वो पैकिंग पर निर्भर करती है। नोट, आपको ध्यान में रखना है, धात्विक त्रिज्या धातु परमाणु की क्लोज पैकिंग पर निर्भर करती है। हालांकि ये बात आप 12th में पढ़ने वाले हो,
ये आपको ध्यान रखना है, या फट चुके हो आप ये चीज। हाँ तो देखिए एक चीज आप याद रखना, नोट, धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या धातु परमाणु की क्लोज पैकिंग पर निर्भर करती है। क्लोज पैकिंग क्या होती है, ये सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे। देखिए कैसे, एक तो होती है ऐसी पैकिंग, ये थोड़ा लंबा चलेगा, पॉइंट ध्यान रखना। एक तो होती है ऐसी पैकिंग, इसको कहा जाता है सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय, सरल घनीय। सरल घनीय में क्या होता है कि धातु परमाणु जो होते हैं ना, वो घन के सिर्फ कोनों पर स्थित होते हैं, ऐसे। धातु परमाणु सिर्फ घन के कोनों पर स्थित है, आप ये याद रखो। क्लियर। इसके बाद में और बात करें, ये जो कोने वाले परमाणु है ये एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो सरल घनीय है। इसमें क्या होता है, धातु परमाणु घन के कोनों पर प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे में ये एक दूसरे पे संक्रमण कैसे रहेंगे, ये दोनों परमाणु एक दूसरे के टच में रहेंगे, लेकिन ये दोनों टच में नहीं रहेंगे। मतलब क्लोज पैकिंग का मतलब होता है जहां परमाणु एक दूसरे के ऐसे संपर्क में आ जाए। तो आप ये कह सकते हो ऐसी में धातु परमाणुओं की क्लोज पैकिंग केवल घन के कोनों पर मानी जाती है, या कोने वाले संपर्क में थी तो घन के किनारे, घन के किनारे पर मानी जाती है। देखो कैसे, आप इसको यूं समझो, ये धातु परमाणु हो गया, ये दूसरा धातु परमाणु हो गया, ये तीसरा धातु परमाणु हो गया, और ये चौथा हो गया। तो आप यूं समझो ये इनके केंद्र हो गए, इन केंद्रों को मिलाओगे, ये कहने का मतलब मैंने इस घन का ये एक फलक उठा के बनाया है, सिर्फ ये ऊपर वाला एक फेस यूं रहते ही ये। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मान लो सपोज करो ये दूरी मैं क्या मानता हूं, ए, ये दूरी क्या मानता हूं मैं, ए मानता हूं। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो यहां साफ साफ पता चल रहा है 2r इजगस टू क्या आया, ए। तो r इजगस टू क्या आ गया, a/2 आया कि नहीं आया। तो ये तो ऐसी की त्रिज्या आ गई। ध्यान से देखना, मान लो सोडियम ऐसी में है तो सोडियम की त्रिज्या रहेगी a/2। मान लो घन का किनारा 1 एंगस्ट्रॉम दूरी का है, 1 एंगस्ट्रॉम है घन के किनारे की लंबाई, तो सोडियम की त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 1 में 2 का भाग दो, 0.5 एंगस्ट्रॉम होगी। बात आ गई क्या समझ। अब मान लो वही सोडियम ऐसी में ना होके बीसीसी में है, बीसीसी, बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रित घनीय, या इसको यह कहा जा सकता है अंतः केंद्रित घनीय। इसका मतलब कि परमाणु कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, एक परमाणु घन के बीच में भी रहेगा। तो धातु परमाणु घन के
कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी स्थित होता है। घन के केंद्र में भी उपस्थित होगा। कैसे? आप यूं समझो, ये तो है ही है, ये एक घन के केंद्र में आ गया। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखो, बीसीसी में धातु परमाणुओं की क्लोज पैकिंग घन के विकर्ण पर मानी जाती है या होती है। कहां होती है? घन के विकर्ण पर। घन का विकर्ण कौन सा है? ये मतलब ये परमाणु टच में होंगे आपस में, ये टच में नहीं होंगे, ये भी टच में नहीं होंगे, कोई आपस में टच नहीं होगा। जैसे मैं इस घन के विकर्ण को अलग उठा के बनाता हूं, सिर्फ घन के विकर्ण के परमाणु दिखाऊंगा। यह घन हो गया। अब सिर्फ विकर्ण के परमाणु बना रहा हूं। ये परमाणु आ गया, ये परमाणु आ गया। एक मिनट, थोड़ा ड्रॉ ठीक नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं। सिर्फ ये बना लेते हैं अपन। ये घन का विकर्ण हो गया, यहां से लेके यहां तक। तो एक परमाणु तो ये आ गया, दूसरा परमाणु ये आ गया, और तीसरा परमाणु ये आ गया। यह घन का विकर्ण हटा लिया मैंने। क्लियर? और घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है, यह आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। यह होती है √3a, या तो इसको याद ही रख लो। कैसे? यह दूरी आपकी घन के किनारे की a मान ली, तो यह दूरी भी a होगी, आदर्श घन है, तो a तो यहां से कर्ण निकाल लेंगे, वो क्या आएगा? √2a। फिर ये √2a और ये a वापस से किनारा आ गया, घन का किनारा सारे a का। तो अब ये फिर पाइथागोरस से निकालेंगे तो √3a। याद रख लो आप इस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो ये घन का विकर्ण कितना होता है? √3a। क्लियर? अब इसमें देखो, ये त्रिज्या कितनी है? r, ये 2r, क्योंकि ये पूरा व्यास आ गया, और ये r। तो यहां से क्या आ रहा है फॉर्मूला? 4r = a, √3a, सॉरी, √3a। तो r = क्या आ जाएगा? √3a/4। इसका मतलब है इस बार अगर a को 1 एंगस्ट्रॉम मानेंगे तो 0.4 के समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब इससे छोटी हो गई ना त्रिज्या। वही सोडियम है, लेकिन त्रिज्या उसकी छोटी होगी। यहां त्रिज्या r = a/2 है, और उसी सोडियम की त्रिज्या मान लो यहां √3a/4 है। मैंने सोडियम में एक एग्जाम्पल लिया है, 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है 1 एंगस्ट्रॉम की हो, राइट? तो ये बात आ गई। और अगर मान लो उसी की धातु परमाणु की पैकिंग FCC में हो, FCC क्या होती है उसको भी देख लेते हैं साथ में। इसको 18 हूं मैं, धातु त्रिज्या 18 हूं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका ले लिया होगा आई होप सबने। इसको मिटा नहीं रहा हूं उधर वाले को, एक, ताकि तीनों एक साथ हो जाए। अब मैं बात करता हूं किसकी? FCC में आ जाए मान लो पैकिंग। FCC क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बोले तो फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय। इसमें क्या होता है? धातु परमाणु
घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। इस चीज को बनाते हैं, देखो ड्रॉ करते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी बना दूं। 6 फलक होते हैं, 6 के 6, ये पीछे वाला फलक और ये सामने वाला। आया कि नहीं है? इसमें याद रखना एफसीसी में क्लोज पैकिंग फलक विकर्ण पर होती है। फलक विकर्ण पर मानी जाती है। फलक विकर्ण क्या है? ये जो ये है ना, ये फलक विकर्ण है ये। और मैं क्या कर रहा हूं, इस फलक विकर्ण को अलग निकाल रहा हूं, राइट। इस फलक विकर्ण कितना होता है? ये दूरी होती है √2a। ये दूरी a, तो ये √2a। पाइथागोरस प्रमेय से करण निकाल लो। तो अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो फलक विकर्ण बना रहा हूं सिर्फ, तो देखना ये एक फलक, पूरा फलक ही उठा लेता हूं। ये लो, पूरा फलक उठा के ला रहा हूं ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा सा ड्रॉ ठीक नहीं हुआ। इसको ड्रॉ थोड़ा यूं कर लेते हैं, ड्रॉ ठीक नहीं हो रहा। तो आप देखो ये फलक विकिरण वाले टच हो रहे हैं, ये फलक विकिरण आ गया। ये किनारे वाले देखो एक दूसरे से संपर्क में नहीं है। अब यहां से मैं फलक विकिरण को अलग निकाल रहा हूं, ये फलक विकिरण। तो साफ साफ पता चल रहा है इस फलक विकिरण को मैंने अलग किया तो ये फलक का विकिरण अलग हो, राइट। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें देखा जाए तो ये डिस्टेंस मैंने कितनी बताई, √2a, ये r, ये 2r और ये r। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है यहां से कि 4r इज टू क्या है, √2a, देन r इज टू √2a/4 बोल दो, या अपन बोल सकते हैं a/2√2। तो यहां से देख के पता चल रहा है इस बार 0.3 कुछ आ जाएगा, उससे भी छोटा डेटा आ जाएगा, सोल्व करके देख लेना। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, धातु की त्रिज्या धातु परमाणु की पैकिंग पे डिपेंड करती है। तो RSC सबसे बड़ा, फिर RBCC और फिर RFCC। अगर एक ही धातु ये 3 अलग अलग पैकिंग रखता है तो ऐसे में रहेगा तो उसका आकार बड़ा होगा, उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। BCC में होगा उससे थोड़ी छोटी होगी, और FCC में होगा तो और भी छोटी हो जाएगी। यह आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप सबने ले लिया होगा।
फिर थर्ड आता है आपका वान डर वाल त्रिज्या। थर्ड वान डर वाल त्रिज्या RVW, इससे इसको डिनोट किया जाता है। इसमें यह कहा जाएगा कि नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच नजदीकी परमाणु की अंतरानाभिकीय दूरी का आधा। देखो कैसे, कोई ये मान लो हीलियम का एक एटम है, और ये दूसरा हीलियम का एटम है। अब इनमें बॉन्डिंग तो होगी नहीं, क्योंकि इनका तो वैसे ही पूरा है विन्यास, स्थायी विन्यास है, तो इनकी अंतरानाभिकीय दूरी है, बंधित तो है नहीं, तो इसकी डिस्टेंस ये होगी, ये क्लियर। और ये जो अंतरानाभिकीय दूरी है ये आपके मान लो क्या है, D है। इसको आप क्या बोलते हो, अंतरानाभिकीय दूरी। और इस अंतरानाभिकीय दूरी की आधी दूरी, आधी दूरी कौन सी, ये दूरी, ये है आपकी R वान डर वाल रेडी, राइट। और वास्तविक त्रिज्या कौन सी है, ये है R एक्चुअल। तो यहां से साफ साफ पता चल गया कि R वान डर वाल रेडी है वो R एक्चुअल से बड़ी है कि नहीं है। या इसको यूज समझ सकते हैं, Cl2 परमाणु है, दूसरा Cl2 परमाणु है, तो Cl के बीच कोवेलेंट है, लेकिन दो Cl2 अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं है, वान डर वाल बॉन्ड वहां मान लिया जाता है। तो मान लो ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, ये एक Cl2 का क्या है, मॉलिक्यूल है। ये गोले थोड़े ठीक ड्रॉ नहीं होते भाई। ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल है, राइट। अब देखो ये इनकी अंतरानाभिकीय दूरी है और ये इनकी अंतरानाभिकीय दूरी है, जबकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल ले लो, ये Cl2 है और ये भी Cl2 है, ठीक है। तो इनके बीच बॉन्डिंग तो होगी ना, तो इनकी अंतरानाभिकीय दूरी कौन सी मानी जाएगी, नॉन बॉन्डेड के बीच ये क्लियर। और बॉन्डेड की अंतरानाभिकीय दूरी कौन सी होगी, ये अंतरानाभिकीय दूरी है। तो इस अंतरानाभिकीय दूरी की जो आधी दूरी है, ये तो आपकी क्या आ गई, R कोवेलेंट से संयोजित त्रिज्या आई कि नहीं आई। फिर देखिए ये जो अंतरानाभिकीय दूरी है नॉन बॉन्डेड वाली, इसकी आधी दूरी क्या आ जाएगी, R वान डर वाल रेडी। और वास्तविक त्रिज्या कौन सी हो जाएगी इसकी, ये जो त्रिज्या है ये है आपकी R एक्चुअल। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है इसको देख के कि R वान डर वाल रेडी सबसे बड़ी है, फिर R मेटेलिक रेडी लगभग बराबर होती है R एक्चुअल के, ये दोनों आ गई। फिर उसके बाद में R कोवेलेंट रेडी आएगी, माइंड इट। और इनको देख के ऐसे नहीं लग रहा क्या ये इससे ऑलमोस्ट डबल है, तो मैं ये कह सकता हूं R वान डर वाल रेडी है वो लगभग दुगुनी होती है R कोवेलेंट से। ये चीज भी आपको याद रखनी है, माइंड इट। तो परिभाषा क्या बन गई कि दो अबंधित परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी की आधी दूरी। तो इसको मैं बोल सकता हूं दो अबंधित
नजदीकी परमाणुओं की अंतरानाभिकीय दूरी की आधी दूरी वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। तो आई थिंक वान डेर वाल त्रिज्या समझ में आ गई होगी सबके। दो एग्जांपल इसके लिए ले लिए, इनर्ट गैसेस का ले लिया और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच ये और हो सकता है वो भी अपन ने एग्जांपल ले लिया। समझ रहे हैं आप चीजों को। फिर आगे अपन बात करते हैं चौथी, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अब आप बोर्ड पे थोड़ा सा फोकस बना लो। आयनिक त्रिज्या क्या है? आयनिक त्रिज्या को समझो। इसमें पहला पॉइंट, धन आयन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से छोटी होती है। कैसे? आप यूं समझो, कारण, पहले कारण ले लो। कारण क्या आ जाएगा इसका? सेल लॉस्ट। एक तो पूरा कोष हो जाता है कई बार। दूसरा कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। कैसे? आप इस चीज को यूं समझो, जैसे सोडियम है और एक है सोडियम प्लस। तो देखो आप 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा और इसका क्या होगा 2 8। तो यहां से देखो इसमें 3 कोष है और इसके पास 2 ही कोष है। तो आप इसको यूं समझो जैसे कोई प्याज है, उसका बाहर का एक छिलका उतार दिया जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा। तो वो ये यहां से एक सेल हटा दिया है, एक कोष हटा दिया अपन ने, तो ये छोटा हो गया। समझ रहे हो आप चीजों को? तो ये साइज का ऑर्डर आ जाएगा। या दूसरा यूं कह सकते हैं, जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। देखो कैसे, जेड इफेक्ट को अपन जेड अपॉन ई के रेशियो से लिख सकते हैं। जेड इफेक्ट को कैसे लिख सकते हैं? जेड अपॉन ई। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों का जो अनुपात है वो वही अनुपात आएगा जो जेड इफेक्ट का होता है। मैं नहीं कह रहा जेड इफेक्ट का डेट आ जाएगा, लेकिन लगभग वही अनुपात आ जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे इसका परमाणु क्रमांक थोड़ा ही चेंज हुआ है। तो 11 इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तो ये क्या आ गया? 1। यहां देखो 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, 1.1। तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर जेड अपॉन ई बढ़ता है तो उसका जेड इफेक्ट भी बढ़ता है। तो इसलिए इसका क्या होगा? देखो यहां पे क्या होगा? साइज कम होगा। और एग्जांपल लेना चाहिए तो मैं यूं कह सकता हूं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस है, एल्यूमिनियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है, राइट? परमाणु क्रमांक तो बदला ही नहीं ना, वो 13 ही है। तो अगर इसके लिए मैं जेड अपॉन ई का रेशियो देखने पे आऊंगा तो 13/13, 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 11 और 13 अपॉन 10। तो लगातार इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब है साइज लगातार क्या हो रही है? कम होगी। तो साइज का सीक्वेंस क्या आ जाएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपको। इसमें है क्या?
जितना ज्यादा प्लस उतनी साइज कम, जितना अधिक धनावेश उतनी ही साइज डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया, ए एक उदासीन परमाणु है जिसका ये धन आयन आ गया, ये A+2 आ गया, ये A+3 आ गया, A+4 आ गया, कितने ही चले जाओ तो इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। और जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब है साइज लगातार घट रही है। तो साइज का सीक्वेंस ये आ जाएगा। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं थोड़ी। सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? इस चीज को आप यूं समझो, क्वेश्चन है निम्न में किसमें मैग्नीज की साइज स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटी है। पहला आपको कह रहा है MnO, दूसरा आपको कह रहा है MnO2, तीसरा आपको कह रहा है Mn2O3, फोर्थ आपको कह रहा है Mn2O7। तो देखो आप इन पर आवेश निकालो। इस पर आवेश क्या है +2, इस पर आवेश क्या है +4, इस पर आवेश कितना है +3 और इस पर आवेश कितना है +7। तो जितना ज्यादा धनावेश उतनी साइज कम, तो सबसे स्मॉल साइज ये होगी। अगर सीक्वेंस देखना चाहें साइज ऑफ मैग्नीज, अगर मैग्नीज की साइज का सीक्वेंस देखना चाहें तो सबसे छोटा होगा किसमें, फोर्थ में, फिर इससे बड़ा होगा सेकंड, सेकंड से बड़ा कौन सा आएगा थर्ड, थर्ड से बड़ा 1। तो लार्जेस्ट पूछता साइज तो फर्स्ट ट्रांसफर हो जाता। जैसे कह दे आपको निम्न में से किसमें Fe की साइज मैक्सिमम है, अधिकतम है, यह आपको देखना है। फर्स्ट कह रहा है आपका K4FeCN6, सेकंड आपको कह रहा है K3FeCN6, फोर्थ आपको कह रहा है K3F या हाँ FeH2O5NO, थर्ड है। और फोर्थ आपको कह रहा है FeCO5। तो आप यहां पर देखो, यहां पे ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है +2, यहां पे कितनी है +3, यहां पे कितनी है +1, एक मिनट, साथ में सल्फेट ये और रहेगा। तो ये क्या आ गई +1, इसमें कितनी आ गई 0। तो ये उदासीन हो गया ना, तो सबसे बड़ा यही है इनमें से, बाकी तो धन आवेशित है। फिर भी साइज ऑफ Fe, फिर भी आप अगर आयरन की साइज बताना चाहते हो तो सबसे बड़ी तो रहेगी फोर्थ में, उससे छोटा रहेगा थर्ड, थर्ड से छोटा आएगा फर्स्ट और सबसे स्मॉल आ जाएगा सेकंड।
ये आपको ध्यान दें। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से साइज देखी जाती है धन आयनों में। ऐसे ही अपन बात करें ऋण आयनों में, तो याद रखना ऋण आयन की साइज पेरेंट बोले तो पैतृक परमाणु से अधिक होती है। तो पैतृक परमाणु से ज्यादा आएगी, उसका कारण क्या है? एक ही, वो क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या आ जाती है? कमी। यहां ये नहीं कहेंगे कि कोष बढ़ जाता है, जैसे धन आयन में कहा था कोष घट जाता है, कोष बढ़ेगा नहीं। कैसे? एग्जाम्पल ले लें, Cl है और ये चला गया Cl माइनस, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2 8 7 2 8 8। तो अगर इसके लिए Z/E का रेशियो देखना चाहोगे तो ये कितना आएगा? 17 नंबर पे आता है, ये भी 17, एटॉमिक नंबर तो बदलेगा ही नहीं, तो 17/17। और यहां क्या आ जाएगा? 17/18। तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्ट लगातार डिक्रीज हो रहा है, और जेड इफेक्ट डिक्रीज होने का मतलब है साइज लगातार क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां साइज ये बढ़ेगी। इससे एक चीज समझ में आ गई, वो क्या? आयनिक रेडी जो होती है, आयनिक त्रिज्या जो होती है, वो जेड इफेक्ट के इनवर्सली चलती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी आयनिक त्रिज्या, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो आयनिक त्रिज्या बढ़ जाएगी। आप जैसे एग्जांपल ले लें, S-2 S- और ये S 16 नंबर पे आते हैं ये। तो Z/E का रेशियो निकालना चाहोगे तो 16/18, 16/17 और 16/16। तो इधर जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी, क्योंकि आप देखो ढंग से इधर माइनस बढ़ रहा है। कई बार सीक्वेंस ऑप्शंस का सीक्वेंस देखना पड़ता है आपको। तो साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो साइज का सीक्वेंस क्या आएगा यहां पे? ये। तो बात तो वो हो गई, जितना ज्यादा ऋण आवेश उतनी बड़ी साइज। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, किसी आयन पर जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होता है उसका आकार उतना ही अधिक लार्ज होगा। उसका आकार उतना ही अधिक क्या होगा? लार्ज होगा। आप इस चीज को यूज समझ सकते हैं, ए से बड़ा होगा A माइनस, A माइनस से बड़ा A-2, इससे बड़ा A-3। तो इधर जा रहे हैं तो लगातार क्या हो रहा है? जेड इफेक्ट कम हो रहा है, माइनस बढ़ रहा है। तो और जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब है साइज लगातार कम हो रही है। जेड इफेक्ट कम होने का मतलब साइज बढ़ेगी। क्लियर? ये आपके बात हो गई किसके संदर्भ में? ऋण आयनों के संदर्भ में। एक चीज और देखो आप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है वो देखो आप। इस चीज को आप यूं समझो, ये ट्रिक देता हूं, इसकी ट्रिक से आंसर आ जाएगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जेड बढ़ेगा तो साइज कम हो जाए।
ये चीज आप याद रख लो, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाली है।